Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter Surface Chemistry. Surface Chemistry हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें गाइस हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन एंड इट्स मैकेनिज्म यानी कि एब्जॉर्प्शन और उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात की थी, यानी कि जो आपके एड्जॉर्प्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म यानी कि उनके आइसोथर्मिक ग्राफ किस वे में जाता है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आने वाले सेशन में यानी अब के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एड्जॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन फेज। गाइस, लिक्विड फेज में हमारा एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है, कैसे है सॉल्यूशन फेज की बात करेंगे और इसमें किस तरह से आपका सरफेस किसी भी सॉल्यूशन को एड्जॉर्ब करता है या फिर एक सॉल्यूशन फेज किस तरह से आपकी सब्सटेंस को एड्जॉर्ब करती है, दोनों ही चीज़ों को कंपैरेबली डिस्कस करते हुए चलेंगे एंड साथ में उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में कैटालिस्ट, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट को पढ़ेंगे, वहीं पर शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, बाय जियोलाइट्स एंड एंजाइम कैटालिस्ट को पढ़ेंगे, कोलॉइड्स एंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करेंगे, इमल्शन को पढ़ेंगे और लास्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइज लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है एड्जॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन फेज। क्या कहता है एड्जॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन फेज? सॉलिड्स कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो आपके सॉल्यूट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहाँ से? फ्रॉम सॉल्यूशन ऑल्सो। देखो, अभी तक हम लोग सॉलिड सरफेस की बात कर रहे थे जिस पे आपका एड्जॉर्बेंट काम कर रहा था या फिर एड्जॉर्बेंट की प्रोसेस हो रही थी। अब बात करने वाले हैं हम सॉलिड की, कि जो आपका सॉलिड है वो आपके सॉल्यूशन से भी चीज़ों को एड्जॉर्ब करता है, यानी कि सॉलिड कैन एड्जॉर्ब सॉल्यूट। कहाँ से? सॉल्यूशन से, यानी कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स हैं उनसे भी आपका सॉल्यूट्स को एड्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है और इसे हम एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन फेज बोलते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, जब आपके सॉल्यूशन की बात की जाए वाटर में एसिटिक एसिड की, इज शेकिंग, ये आपका आसानी से घुल जाता है विद चारकोल। किसके साथ? चारकोल के साथ। For a part with the acid is observed by the charcoal and the concentration of the acid decrease in the solution। हमसे बोला गया है कि अगर आपका एक पार्ट एसिड का एब्जॉर्ब किया गया है, किसके द्वारा? चारकोल के द्वारा, एंड द concentration of the acid decrease with the solution। अगर आपके चारकोल ने उस सॉल्यूशन में से एसिटिक एसिड के छोटे से पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन थी एसिटिक एसिड की वो सॉल्यूशन में घट जाएगी। यस, सिमिलरली लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल इट बिकम कलरलेस। अगर आपका जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसको हम चारकोल में डिज़ोल्व कर दें या फिर चारकोल पर फेंक दें, तो आपका जो लिटमस का सॉल्यूशन का कलर है वो आपका कलरलेस हो जाएगा। मान लो आपका लिटमस सॉल्यूशन है किसी बीकर में, उसमें आपने चारकोल डाल दिया, तो वो आपके सारे सॉल्यूट को, उस सॉल्यूशन के, लिटमस सॉल्यूशन के सारे सॉल्यूट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि लिटमस सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है द प्रेसिपिटेशन ऑफ MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन ब्लू कलर। जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्लू कलर रखता है, बट गाइस इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है जब मैग्नीशियम एजेंट की उपस्थिति होती है। मैग्नीशियम एजेंट की उपस्थिति में इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। द कलर इज ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नेसन। ये जो आपका एड्जॉर्प्शन है या फिर जो कलर का एड्जॉर्प्शन हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें मैग्नेसन की उपस्थिति है। मैग्नेसन रीजेंट आपका क्या कर रहा है? सारे आपके सॉल्यूट को एड्जॉर्ब कर लेता है, और ये आपका किस फेज में होता है? ये आपका होता है सॉलिड फेज में। क्लियर?
नेक्स्ट है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन मेड इन द केस ऑफ सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। जो आपके फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आप देने वाली हूँ वो किसके द्वारा मेड किए गए हैं कि आपका जो सॉल्यूशन फेज है उसमें आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होती है। किसी सॉलिड को अगर आप सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो कोई पर्टिकुलर आपका सॉलिड किस तरह से एड्सॉर्प्शन को शो करता है। जैसे कि आपका सिलिका जेल है, चारकोल है ना, ये सब ऐसे एड्सॉर्बेंट हैं जो कि आसानी से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को सॉल्यूशन फेज में भी शो करते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है। पहला है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कम होती जाएगी। यानी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का जो एक्सटेंट है ना कि कितनी लंबी आपकी जाएगी वो आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखो द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज। आपके जो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। किसके द्वारा? विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया है ना, मान लो ये चारकोल है, इसका सरफेस एरिया ए है, अगर हम इसको बढ़ा दें थोड़ा सा और है ना, मान लो ए स्क्वायर कर दें तो फिर आपका जो, या फिर 2a कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब जो डबल अगर आपका हो जाए, फिर ज़्यादा कर दिया जाए सरफेस एरिया, तो जो आपकी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है गाइस वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो एरिया के या फिर सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है आपका द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जो आपके सॉल्यूशन का एक्सटेंट है किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे, कि आपके सॉल्यूशन में जो आपके सॉल्यूट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। मान लो आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका होने वाला एड्सॉर्प्शन प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। अगर आपके सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कम है तो होने वाला प्रोसेस भी आपका कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट। जो आपके एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंशन है वो किस पर डिपेंड करता है? एड्सॉर्बेंट के नेचर पर और एड्सॉर्बेट के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि जिसके द्वारा आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की जा रही है और जिस पर आपकी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की जा रही है, दोनों पर आपका एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा होगा या कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड गाइज, द प्रिसाइज मैकेनिज्म। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्रिसाइज मैकेनिज्म है एड्सॉर्प्शन की फॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट नोन। मतलब आपकी अभी तक एड्सॉर्प्शन की कोई प्रिसाइज मैकेनिज्म नहीं पता चली है। अब देखो जो आपकी फ्रेंडली इक्वेशन होती है ये क्या करती है? ये आपके बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है कि सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट का बिहेवियर क्या है, या फिर जो आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है वो एड्सॉर्प्शन के टाइम पर अपना क्या बिहेव शो करते हैं। एक्सट्रीमली एड्सॉर्प्शन शो करते हैं या फिर कम एड्सॉर्प्शन शो करते हैं, या फिर जो आपका एड्सॉर्बेंट है वो अपनी किस तरह से एड्सॉर्प्शन को प्रोसेस को शो करता है। क्लियर? इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन विद अ डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ द प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट। अब आपको एक चीज़ ध्यान करनी पड़ेगी, जब मैंने आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाया था तो गैस के लिए एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? x/m = k p की पावर 1/n। ध्यान आ रहा है? तो जब हमने ये गैस के लिए बात की थी ना तो आप प्रेशर की क्वांटिटी ले रहे थे, है ना। अब बात कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए, तो जब हम सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि गाइस सॉल्यूशन में आप लोगे कॉन्सेंट्रेशन। क्या लोगे? कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? x/m = k c की पावर n/n। क्लियर? या फिर 1/n। क्लियर? अब यहाँ पे C क्या है? C इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। C आपकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। दैट इज व्हेन द एड्सॉर्प्शन इज कंप्लीट। जब आपका एड्सॉर्प्शन कंप्लीट होता है तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है। क्या है? कैपिटल C है। क्लियर?
अब क्या करेंगे, हम लोग लॉग ले लेंगे। जो हमारा ये फॉर्मूला आया था ना, x ओवर m इजकल टू c रेज टू पावर 1 ओवर n, के सी रेज टू पावर 1 ओवर m। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो गाइज लॉग सिंपली होता है, हमने लॉग लिया x ओवर m लॉग के प्लस 1 ओवर n लॉग c। क्यों, हमें पता है कि लॉग के टाइम में मान लो आपने किसी चीज़ का लॉग लिया जिस पे आपकी पावर लगी है, तो वो पावर आपकी मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है ना। तो ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लो आपने किसी a की पावर 1/n का लॉग लिया तो क्या होगा, ये पावर आपकी 1/n लॉग a हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपने log x ओवर m को लिखा तो ये लिख जाएगा log x माइनस log m। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब देखो, प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन log x ओवर m अगेंस्ट log c। मतलब हम क्या करेंगे, x ओवर m और कॉन्सेंट्रेशन c के बीच में ग्राफ खींचेंगे। ये क्या आएगा गाइस, ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। आपको ध्यान आ रहा है, हम लोगों ने जब प्रेशर के लिए ग्राफ खींचा था, बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसके लिए आप ग्राफ खींचोगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। इज ऑब्टेन विच शोज वैलिडिटी ऑफ दिस आइसोथर्म, यानी कि ये आपके फ्रेंडलिश आइसोथर्म की वैलिडिटी को शो करता है। अगर आपका ग्राफ सीधा आ रहा है, इसका मतलब y बराबर mx प्लस c को ये फॉलो कर रहा है। This can be tested experimentally by taking solution of different concentration of acetic acid। अब गाइज हमारा जो ये ग्राफ है, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसको और एक्सपेरिमेंटली शो करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस लेंगे एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन में, और फिर हम log x ओवर m और log c के बीच में ग्राफ खींचेंगे। और अगर ये ग्राफ तब भी स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब यस गाइज आपका log x ओवर m एंड log c आपका एक्सपोनेंटली बढ़ रहा है। क्लियर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल इन डिफरेंट फ्लास्क। अगर आप सॉल्यूशन के अलग अलग वॉल्यूम को अलग अलग अमाउंट में चारकोल के साथ ऐड करते हो डिफरेंट फ्लास्क में, तो आपका गाइस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी उसी के हिसाब से चेंज होगा। मान लो कोई आपने इक्वल अमाउंट के बीकर ले लिए और उसमें इक्वल अमाउंट का आपने सॉल्यूशन भर लिया, ठीक है, और उसमें आपने चारकोल इक्वल अमाउंट का डाल दिया, तो आने वाला जो एड्सॉर्प्शन है वो भी आपका इक्वल ही अमाउंट में होगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है The phenomena of adsorption, find a number of application in important are listed। अब guys यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं about the application of adsorption। application of adsorption को start करूँ उससे पहले हमने पिछले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, क्या क्या चीज़ें समझ ली, उसका एक मैं रिकैप आपको दे देती हूँ, जिससे कि आप एप्लीकेशन पर मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ पाओगे। देखो, पहली चीज़ मैंने आपको बताई, जस्ट अ मिनट। देखो, पहले मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारा एड्सॉर्प्शन है किसी सॉल्यूशन फेज के लिए, उसमें अगर आप किसी सॉलिड को सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो तो वो सॉलिड आपके सॉल्यूशन से सारे सॉल्यूट को खींच लेता है ना, और इसे ही हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन फेज। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल ये दिया कि आपका कोई एसिटिक एसिड का वाटर सॉल्यूशन है, जिसमें से जब आपने चारकोल का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया तो वो आपके कंप्लीट एसिटिक एसिड को खींच लेगा, यानी कि एसिटिक एसिड का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैंने आपसे बात करी कि गाइस अगर आपके किसी सॉल्यूशन में जो कि आपका लिटमस का सॉल्यूशन है और अगर मैं उसमें आपका चारकोल का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दूं तो चारकोल का पॉइंट या फिर चारकोल का वो टुकड़ा उस पूरे लिटमस सॉल्यूशन से सारा कलर खींचकर लिटमस सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिटमस सॉल्यूशन का एड्सॉर्प्शन हो गया। किस पर हो गया? सॉलिड पर हो गया, यानी कि एड्सॉर्प्शन फॉर सॉलिड फेज का ये एक बेस्ट एग्जांपल आपका बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि गाइस अगर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जो कि नॉर्मली ब्लू कलर का होता है, अगर उसमें हम मैग्नेशियम रीजेंट को थोड़ा सा ऐड कर दें तो ये आपका जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि ब्लू कलर आपके मैग्नेशियम रीजेंट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और हमारी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट मैंने बोला कि गाइस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके इन पॉइंट्स पर यानी कि एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन से वो पॉइंट है? पहला तो ये था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे आपकी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का एक्सटेंट कम होगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में कमी आएगी। सेकंड मैंने बोला कि जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे आपके एड्सॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ेगा। क्या होगा? जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ेगा। थर्ड है जो अगर बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की, किसी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की अगर बात की जाए तो हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो उन सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर या क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, ये आपके एड्सॉर्प्शन की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन आपके नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पर भी डिपेंड करता है, यानी कि किस तरीके के एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट को आप यूज़ करते हो, ये भी आपकी एड्सॉर्प्शन की क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताई आइसोथर्म, है ना, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। अब गाइज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ के बारे में अपने गैसियस के लिए पढ़ा था, जिसमें हमने x/m के p की पावर 1/n को एक्सप्लेन किया था, जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। अब सेम वैसे ही आपके सॉलिड के लिए है। हमारा फॉर्मूला क्या है? x/m log c, x/m c रेज टू पावर 1/n, यानी कि आपका जो P था गैशियस में, गैशियस के फॉर्मूले में, वो आप सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसमें भी ग्राफ खींचोगे तो गाइस वो भी आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर चाहे आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेकर खींच कर देख लो, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, यानी कि y/mx+c को फॉलो करेगा। अब इसी ग्राफ, इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने लॉग के वे में लिखा, तो हमारा आ गया log x/m log के 1/n log c। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप log x/m और log c के बीच में ग्राफ खींचते हो तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन रहता है। और अगर मान लो किसी इक्वल वॉल्यूम है आपका किसी अमाउंट का, और उसमें इक्वल अमाउंट के आपने चारकोल के टुकड़े डाल दिए, तो गाइज होने वाला कॉन्सेंट्रेशन भी आपका इक्वल रहता है। अब बात आती है हमारे एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन की, जिसमें गाइज हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। मतलब अगर हम किसी एयर के ट्रेस को, है ना, द रिमेनिंग ट्रेस ऑफ एयर कैन बी एब्जॉर्ब बाय चारकोल। जो हमारे एयर में ट्रेसेस है, फिर एयर के ट्रेसेस है, वो आपके आसानी से चारकोल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप। एक ऐसा बर्तन जिसे हमने किसी वैक्यूम पंप के द्वारा कंप्लीटली वैक्यूम कर लिया है और उसे बहुत हाई वैक्यूम पर पहुंचा दिया है। ऐसी कंडीशन में जो आपके एयर के ट्रेसेस है वो उस चारकोल के टुकड़े द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है गैस मास्क। गाइस गैस मास्क क्या होता है? ए डिवाइस विच कंसिस्ट एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक ऐसी डिवाइस जो आपके एक्टिवेटेड चारकोल या फिर मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट को रखती है। इज यूजुअली फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस एंड एब्जॉर्ब पॉइजनस गैस, जो कि आपकी नॉर्मली कोल माइन में सांस लेने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आपके पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए गैस मास्क को यूज़ करते हैं। जनरली आपने देखा होगा गोताखोर जो होते हैं, फिर कोल माइन में जो लोग काम करते हैं, वो गैस मास्क लगाए होते हैं, जिससे कि वो गैस मास्क में प्रेजेंट आपका एड्सॉर्बेंट पॉइजनस पॉइंट्स को एब्जॉर्ब कर ले और प्योर ब्रीथ आपके अंदर जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी।
सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड एज द एब्जॉर्बेंट। हमने आपको बताया था कि सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल आपके सॉलिड एब्जॉर्बेंट होते हैं, जिनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, आपकी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। किस तरह से आप मैटर की सॉल्यूशन में मैटर की कलरिंग को रिमूव करते हो? पहला है एनिमल चारकोल रिमूव कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर इम्प्योरिटीज़। जो आपके एनिमल चारकोल है वो आपके रिमूव किए जाते हैं किसके द्वारा? कलर ऑफ सॉल्यूशन द्वारा, बाय एब्जॉर्बिंग कलर इम्प्योरिटीज़। अगर आपके कलर इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कर ली जाए एब्जॉर्बेंट द्वारा, तो हमारी जितनी भी सॉल्यूशन की इम्प्योरिटीज़ है वो आपकी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और इसमें आपका सबसे कॉमन है चारकोल, फिर चाहे वो आपका एनिमल चारकोल हो वो आपका एक गुड एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस कैटालिस्ट। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपके रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन है किसी सॉलिड सरफेस पर किसी भी कैटालिस्ट का इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। मतलब अगर आपका कोई सॉलिड कैटालिस्ट है वो किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। देयर आर मैनी गैशियस रिएक्शंस। यहाँ पर बहुत सारी गैशियस रिएक्शन होती हैं किस पर? इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस पर, इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटालाइज, जो कि आपके सॉलिड कैटालाइज को इन्वॉल्व करते हैं। गाइस, जैसे कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर, जब आपके अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हम आयरन का यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 की अगर बात करें, जिसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, इसमें गाइस हम लोग फाइनली डिवाइडेड निकल का यूज़ करते हैं। और अगर बात की जाए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की, तो गाइस यहाँ पर ये भी आपके एक हेट्रोजीनस कैटालिस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है। मतलब आपकी फेजेस गैशियस है बट आपका यूज़ होने वाला कैटालिस्ट सॉलिड है, आपकी फेजेस लिक्विड है, आपका यूज़ होने वाला कैटालिस्ट सॉलिड है। तो ये आपकी हेट्रोजीनस कैटालिस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गाइस सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस? ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन की किसी चारकोल द्वारा, तो वो क्या है? अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय एड्सॉर्प्शन ऑन अकाउंट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर नोबल गैस पे किसी भी सॉल्यूशन का मिक्सचर को सेपरेट किया जाए तो जो आपका कोकोनट चारकोल होता है वो आपके एज अ एड्सॉर्बेंट काम करता है एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका इन क्यूरिंग डिसीज। The number of drugs are used to kill germs and getting absorbed on them. बहुत सारी आपकी ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो कि जर्म को मार के उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इन्हें कहते हैं इनक्यूरिंग डिसीज। नेक्स्ट, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। What is a fourth flotation process? The low gate sulfide। जो हमारे सल्फाइड ओर होते हैं उनको कैसे, उनमें से प्योर सल्फाइड कैसे निकाला जाता है? जब उनमें फ्लोटेशन प्रोसेस की जाती है, फेन प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। फेन प्लवन विधि क्या होती है? जिसमें आपके ओर में झाग पैदा किए जाते हैं, चीड़ के तेल को मिलाकर झाग पैदा किए जाते हैं और उस झाग को अलग करके सुखाकर छानकर प्योर सल्फर निकाला जाता है। तो द लो रेट ऑफ सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय सेपरेटिंग फ्रॉम द सिलिका एंड अदर अर्थी मैटर। जो कि आपके कहाँ से निकाले जाते हैं? अर्थ से निकाले जाते हैं। आपके लो ग्रेड के सल्फाइड होते हैं, उनमें से आपके अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और इस मेटल में पॉइन ऑयल और फ्लोटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने आपको भी बताया कि चीड़ का तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स? Surfaces of certain precipitates such as silver halide, जैसे कि आपका सिल्वर हैलाइड है, have property to absorbing some dyes।
जो आपके सिल्वर हैलाइड्स है वो आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। कैसी प्रॉपर्टी रखते हैं? सरफेस से आपके कुछ मतलब इम्प्योरिटीज़ कह लो, चाहे आपकी एक्स्ट्रा आइंस कह लो, जिनको रिमूव करने के लिए हम एडसॉर्प्शन का यूज़ करते हैं। तो सम सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज, कौन कौन से प्रेसिपिटेट, जैसे कि आपका सिल्वर हैलाइड हैव प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग सम डाइज। कोई आपकी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि उसमें आपका सिल्वर हैलाइड एज अ प्रेसिपिटेशन है, तो सिल्वर हैलाइड क्या करता है? अपने पास एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। ये डाइज को, रेजिन को या फिर आपके कोजाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो सम डाइज लाइक कोजिन, फ्लोरेसिन etc thereby producing a characteristic color at the end point। ये आपके इन प्रेसिपिटेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एंड पॉइंट पर आपको पर्टिकुलर कलर देता है, जिसे कि हम सिंपली टाइट्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस कलर सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ एडसॉर्प्शन, है ना। आपको पता है इसमें क्या होता है? एक आपका बीकर होता है जिसमें आपकी एक शीट टंगी होती है। अब ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपका कलर जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता जाता है इस शीट द्वारा, ये ऊपर चढ़ता जाता है, राइट। तो जिस एरिया तक, जिस RF वैल्यू तक ये चढ़ता है, वही इसका क्या कहलाती है? एडसॉर्प्शन वैल्यू कहलाती है। एडसॉर्प्शन फाइंड अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज को समझा और साथ में उसके एप्लीकेशन को देखा। अब आपको क्या करना है? सेशन को वॉच करना है, पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और फॉलो करना है हमारे चैनल को, यानी कि Adda 24/7 स्कूल को। थैंक यू।